अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि क्रोनिक एंटीरियर यूवेइटिस क्या होता है। अब सबसे पहली बात है कि जब भी वर्ड क्रोनिक आ जाएगा इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो भी डिज़ीज़ है वो प्रोलॉन्ग हो गई है फ्रॉम मोर देन 3 मंथ्स। जब भी 3 मंथ से ज़्यादा हो जाएगी कोई भी डिज़ीज़ दैट इज़ कॉल्ड एज दी क्रोनिक। अगर 3 मंथ से कम है तो दैट इज़ एक्यूट स्टेज के अंदर होती है, लेकिन अगर 3 मंथ से ज़्यादा हो गया इसका मतलब ये है कि दैट डिजीज़ इज़ नो मोर एक्यूट, वो अब क्रोनिक डिजीज़ हो गई है। अब क्रोनिक डिजीज़ है और साथ में इंटीरियर यूवेइटिस है। इसका मतलब ये है कि आइरिस की इन्फ्लेमेशन हो रही है और आइरिस की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है और साथ में सिलरी बॉडी की पास प्लाइटेटा की इन्फ्लेमेशन हो रही है। सही है। ज़्यादातर जो इसके सिम्टम्स होते हैं एसिम्टोमेटिक होता है ये, ठीक है। तो बेसिकली ये एसिम्टोमेटिक होता है क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है। इसके सिम्टम्स जो होंगे ना वो आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट के अंदर ज़ाहिर होंगे। एकदम से क्रोनिक इंटीरियर यूवेइटिस के जो सिम्टम्स होंगे वो सामने नहीं आ जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। जब तक इन्फ्लेमेशन होती है तब तक टाइम लगता है, तो इसलिए एसिम्टोमेटिक होती है कि शुरू में कोई भी सिम्टम्स नहीं होंगे। साइंस हम देख लेते हैं। बहुत हद तक एक्यूट एंटीरियर यूवेइटिस के साइंस की तरह है और साइंस में कुछ थोड़े से हैं जो आगे पीछे हैं, ठीक है। तो साइंस देख लेते हैं सबसे पहले। अब साइंस में आपके पास आ जाता है सबसे पहले कि आई जो होगी, जो सबसे पहली चीज़ है कि आई जो होगी वो इसके अंदर वाइट होगी। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एक्यूट एंटीरियर यूवेइटिस होता है उसके अंदर वाइट नहीं होती, आई जो होती है वो रेड होती है। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए यूज़ हो सकता है कि यहाँ पे आपको डायग्नोसिस में वाइट आई दी हो कि क्योंकि क्रोनिक में आपकी आंखें जो होती है वो वाइट रहती हैं क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन एज इन आहिस्ता आहिस्ता सारा प्रोसेस हो रहा होता है, इसलिए शुरू में पेशेंट को कोई सिम्टम्स भी नहीं आते और आपकी आई जो होती है वो वाइट होती है, ठीक है। इट कैन बी पिंकिश बट इट विल ऑलवेज बी वाइट एंड इट विल नॉट बी रेड। इसके अलावा क्या होगा कि आपके एक्वस ह्यूमर के अंदर फिर से वही फ्लेयर्स और इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होंगे वो अभी भी प्रेजेंट होंगे। जब आप इसकी एंटीरियर चैम्बर की एग्जामिनेशन करोगे तो उसके अंदर ये प्रेजेंट होंगे। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जब आप एंटीरियर यूवेइटिस की बात कर रहे हो ना तो आपका फंडस जो होगा वो फंडस क्लियर होगा। एंटीरियर चैम्बर में आपको सारे मसले नजर आएंगे क्योंकि आगे वाले हिस्से में इन्फ्लेमेशन हो रही है, पीछे वाला जो आपका रेटिना है, आपका कोरोइड है, वो सारी चीज़ें अब तक ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंटीरियर चैम्बर के अंदर फ्लेयर्स और इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होंगे वो नज़र आएंगे। यहाँ पे भी केपीज होंगे, केरेटिक प्रेसिपिटेट्स होंगे, लेकिन डिफरेंस इज कि यहाँ पे ग्रीजी फैट केपीज होंगे, ग्रीजी मटन शेप्ड मटन लाइक केपीज प्रेजेंट होंगे। और याद रखना है कि क्रोनिक का मतलब है ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन। जब भी ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है उसके अंदर जो आपके केरेटिक प्रेसिपिटेट्स होंगे वो ग्रीसी और मटन लाइक होंगे। जब आपकी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी उसके अंदर जो आपके केपीज होंगे वो फाइन और मीडियम होंगे। लेकिन क्रेटिक प्रेसिपिटेट्स अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज अ टाइप ऑफ अ ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन, तो इसमें हमेशा आपके केपीज जो होंगे दे विल बी ग्रीसी एंड मटन लाइक। सही है। इसके अलावा आपके पास क्या होगा, वैसे ही पोस्टीरियर साइनिकी जो मैंने आपको बताया था पोस्टीरियर साइनिकी फॉर्मेशन होगी। पोस्टीरियर साइनिकी होती है तो आपका जो एंटीरियर चैम्बर के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर अकोमोलेट हो जाती है कि वो आइरिस को पुश करेगा। आइरिस जो होगी वो लेंस के साथ जाकर चिपक जाएगी एंड दैट इज कॉल्ड एज द पोस्टीरियर साइनिकी। इसके बाद हमारा एक करेक्टरिस्टिक थिंग है वो है आइरिस नोड्यूल्स। आइरिस नोड्यूल्स क्या होते हैं? दो तरह के आइरिस नोड्यूल्स होते हैं, केपी नोड्यूल्स और बुसाका। अब जो केपी नोड्यूल्स है ना ये क्या है कि ये जैसे ये आपका आइरिस है ना, ये आपका आइरिस है, बीच में आपका प्यूपिल है। केपी नोड्यूल्स जो होंगे वो प्यूपिलरी मार्जिन पे होंगे। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। प्यूपिलरी मार्जिन में कहीं प्रेजेंट होंगे। लेकिन वो साका नोड्यूल्स जो है ना, जैसे कि ये आपका आइरिस है, ठीक है, ये आपका आइरिस है, तो बुसाका नोड्यूल्स जो होंगे वो यहाँ पे इस तरह के कुछ आइरिस से थोड़ा से पड़े, प्यूपिली मार्जिन से थोड़े से पड़े जो होंगे वो नोड्यूल्स बने होंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए बुसाका।
कोई भी मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ उन्होंने नेम्स जो है वो थोड़े से डिफरेंट दे दिए या अजीब से दे दिए टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स। वसाका का मतलब है कि प्यूपिलरी मार्जिन से दूर जो नोड्यूल्स बने होंगे, और केपी का मतलब है कि वो प्यूपिलरी मार्जिन पे नोड्यूल्स बने होंगे। ठीक हो गया। याद आपने रखना है कि व्हाट थिंग्स डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द एक्यूट एंटीरियर यूवियाइटिस। कि एक्यूट एंटीरियर यूवियाइटिस से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसे डिफ्रेंशिएट कर रही हैं। उसमें आपके पास आ जाती है सबसे पहले ये कि आँख आपकी यहाँ पे वाइट ही रहनी है, यहाँ पे रेडनेस ऑफ द आई नहीं आनी। दूसरी चीज़, केपीज जो होते हैं वो ग्रीसी और मटन लाइक हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ जो आपके पास है कि यहाँ पे आपके पास आयरस नोड्यूल्स जो होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने ये याद रखनी है बात, वाइट है क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता होगा, सिम्टोमेटिक नहीं होगी, पहले एसिम्टोमेटिक होगी, आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट्स के अंदर सिम्टम्स आएंगे। केपीज जो होंगे हमेशा ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन के अंदर ग्रीसी और मटन लाइक होंगे। और आयरस नोड्यूल्स जो होंगे वो भी हमेशा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का साइन है। एक्यूट एंटीरियर यूवियाइटिस या फिर एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कभी भी आयरस नोड्यूल्स जो होंगे वो आपके फॉर्म नहीं होंगे। ठीक हो गया। तो ये वाली कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है, जो कि आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ जाती हैं कि हाउ यू कैन डिफरेंशिएट कि ये क्रोनिक इंटीरियर यूवियाइटिस है या फिर एक्यूट इंटीरियर यूवियाइटिस है। ये कुछ चीज़ें जिनकी वजह से आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशंस आपकी वही हैं जो आपकी एक्यूट हैं। क्या आप CPR करवाओगे, CBC करवाना है, ब्लड शुगर टेस्ट करवाने हैं, OCT करवानी है, व्हाट्सएवर, वो सारी चीज़ें करवानी है। हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब ये होता है कि वंस आपकी वो डिज़ीज़ जो है वो डेवलप हो गई है, अब आगे ये कौन सी चीज़ें हैं जो ये कॉम्प्लिकेट कर सकती है। ठीक है, आगे ये कौन से मसले पैदा कर सकती है। सबसे पहला मसला जो ये कैटरेक्ट वो सॉरी पैदा कर सकती है, दैट इज़ बेसिकली कैटरेक्ट। ठीक है, सबसे फर्स्ट थिंग दैट इट कैन क्रिएट इज कैटरेक्ट। अब हाउ कैटरेक्ट, आई विल टेल यू हाउ कैटरेक्ट। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले एक इन्फ्लेमेशन होगी, फिर इन्फ्लेमेशन ठीक होने के लिए वहाँ पे हीलिंग होगी, फिर वहाँ पे स्कार बन जाएगा। ये प्रोसेस होता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होती है, फिर वहाँ पे उसको आपकी बॉडी का इम्यून मैकेनिज़्म जो होता है उसको ठीक करने के लिए वहाँ पे स्कार बना देता है और उसको हील करता है। तो उसकी वजह से आपके कैटरेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है ना, तो लेंस आपका ओपेसिफाई हो सकता है। वहाँ पे आप फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन हुई, फिर वहाँ पे हीलिंग हुई और उसकी वजह से लेंस जो है ओपेसिफाई हो गया, मतलब कैटरेक्ट बन गया। दूसरी कॉम्प्लिकेशन हमारे पास क्या आ जाती है कि सेकेंडरी ग्लूकोमा बन सकता है। अब सेकेंडरी ग्लूकोमा हम लोगों ने एंटीरियर यूवियाइटिस में भी पढ़ा था कि किस तरह से सेकेंडरी ग्लूकोमा बन सकता है। सेकेंडरी ग्लूकोमा जो होता है उसकी 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हो सकता है। अब बेसिकली क्या होता है कि सारा जो आपका जितना भी ये आपका लेंस है, ये आपका आइरिस है, ये आपका सिलरी बॉडी है। ठीक हो गया। अब जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे एंटीरियर चैम्बर के अंदर अक्यूमुलेट हो गई हैं। सही हो गया। सॉरी, मैंने बहुत ही बुरी डायग्राम बनाई है। ये सिलरी बॉडी इसके साथ अटैच है, ये आगे जो है ये आप कह लो आइरिस है। ठीक है। अब जितनी भी चीज़ें वो यहाँ पे अक्यूमुलेट हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या है, IOP आपका जो होता है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर वो रेज हो जाता है। अब IOP रेज होने की वजह से उसने आइरिस के ऊपर दबाव डालना है। ठीक हो गया। आइरिस ने जाके आइरिस या तो क्या होगा कि आइरिस जो होगा वो कॉर्निया के साथ मिल जाएगी और ट्रबैकुलर मैशवर्क ने जहाँ से ड्रेन होना है वो रास्ता बंद हो जाएगा। ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, ये मैं आपको थोड़ा सी मैग्नीफाइड इमेज बना देके दिखाती हूँ। ये आपके पास लेंस है, ये इसके साथ आपकी वो अटैच्ड है सिलरी बॉडी। ठीक है, ये आगे आपके पास कॉर्निया, ये आपकी सिलरी बॉडी। ठीक है। अब यहाँ पे जब इतना ज़्यादा प्रेशर अकोमुलेट हो गया, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आइरिस आपके लेंस के साथ जाके चिपक जाएगा। जब आइरिस जो होगा वो लेंस के साथ जाके चिपकेगा तो क्या बनेगी, पोस्टीरियर साइनिकी।
लेकिन अगर लेंस जो है वो आपका आइरिस जो है वो आपका कॉर्निया के साथ चिपक जाएगा, तो क्या होगा कि आपका जो ट्रबैकुलर मैशवर्क है वो वहाँ पे रुक जाएगा और आपका जो आईओपी है वो रेज हो जाएगा, क्योंकि एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज बंद हो जाएगी। तो आइदर वे यहाँ पे मसला क्रिएट हो रहा है और वो सेकेंडरी ग्लूकोमा को देगा, क्योंकि आईओपी आपका जो होगा दोनों कंडीशंस के अंदर राइज हो जाएगा। सही हो गया। आइरिस या तो कॉर्निया के साथ जाएगा तो ट्रबैकुलर मैशवर्क बंद हो जाएगा। अगर आइरिस और लेंस साथ में जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे एक पोस्टीरियर साइनी की फॉर्मेशन हो जाएगी, आईओपी रेज हो जाएगा एंड हेंस सेकेंडरी ग्लूकोमा कैन बी कॉज्ड। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशंस होती है। इसके बाद सेकेंडरी ग्लूकोमा हमने पढ़ लिया कि क्रोनिक इंटीरियर यूवेइटिस से हो जाएगा। उसके बाद क्या हो सकता है? कोरोडाइटिस हो सकता है। अब कोरोडाइटिस क्या होता है? कोरोडाइटिस होता है, अब हमने पढ़ा कि यूवेइटिस में या यूवियल ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहले आइरिस, फिर सिल्वरी बॉडी, देन करोइड। अब इन्फ्लेमेशन अगर आपने आगे वाले हिस्से में ठीक नहीं की, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी आई के इस हिस्से में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो रही है, आपने ठीक नहीं की, तो इन्फ्लेमेशन का काम क्या है कि वो पीछे की तरफ डिसेंड करेगा। अब आपने पीछे की तरफ सारे स्ट्रक्चर्स आपने बता देने। आइरिस और सिली बॉडी के बाद क्या आता है? हमारे पास क्रोइड आता है। क्रोइड के अंदर इन्फ्लेमेशन पहुंच जाएगी और वहाँ पे कोरोडाइटिस हो जाएगा। ठीक हो गया। कोरोडाइटिस भी अगर आप ठीक नहीं करते तो फिर आगे जाके आपको रेटिनाइटिस हो जाएगा, क्योंकि क्रोइड के बाद क्या आ जाता है? रेटिना होता है। तो क्रोइड आपने ठीक नहीं किया तो रेटिना के अंदर डिजीज चल जाएगी, रेटिनाइटिस हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद रेटिनाइटिस में क्या होगा? रेटिनाइटिस हो सकता है, यहाँ पे ओडिमा हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। रेटिना भी आपने ठीक नहीं किया तो ऑप्टिक डिस्क आपकी इफेक्ट हो जाएगी, ऑप्टिक डिस्क के अंदर ओडिमा हो जाएगा। ठीक हो गया। एक बात याद रखनी है, थोड़ा इजी करके बता देती हूँ। अब आंख जब आपकी है इस तरह से, आंख के अंदर एक ही ओपनिंग है, दैट इज टुवर्ड्स द बैक। इसका मतलब ये है कि जब भी आईओपी रेज हो जाता है उसने पीछे की तरफ जाना है। ठीक है। अब आप उसको यहाँ पे ठीक नहीं कर रहे, जब वो आइरिस और क्रोइड के अंदर है तो वो क्रोइड की तरफ जाएगा। क्रोइड में भी अगर आप उसे ठीक नहीं कर रहे तो वो रेटिना को इफेक्ट करेगा। रेटिना में भी अगर आप उसको ठीक नहीं कर रहे तो एट ऑल उसने ऑप्टिक डिस्क के अंदर जाना है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ने ऑप्टिक डिस्क पे जाके और डीमा क्रिएट करना है। ठीक हो गया। इसके अलावा और कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? इसके अलावा आपके पास बैंड केराटोपैथी हो सकती है। बैंड केराटोपैथी क्या होती है? बैंड केराटोपैथी होती है कि जब आप आँख को सामने से देखोगे, फॉर एग्जांपल ये आपकी आँख के सामने से, आपको उसकी आई बॉल के अंदर यहाँ पे एक बैंड सा बना दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज द बैंड केराटोपैथी। और विट्रस ओपेसिटीज भी आपको नज़र आएंगी कि विट्रस के अंदर ओपेसिटीज हैं। और लास्टली हमारे पास हाइपोटोनी हो जाएगी। अब हाइपोटोनी थोड़ा सी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हाइपोटोनी क्या होती है। हाइपोटोनी बेसिकली होती है कि अब आपका जो सेलरी बॉडी है वो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन कर रही है। ठीक हो गया, समझ आती है बात। अब इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हुई, फिर वो ठीक हुई, फिर से इन्फ्लेमेशन हुई, फिर से ठीक हुई, वहाँ पे हीलिंग हुई, स्कारिंग हुई, हीलिंग हुई, स्कारिंग हुई, ये सारी चीज़ें होती रहती है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी सिलरी बॉडी के सिलरी प्रोसेसेस होते हैं, दे अंडरगो एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब ये है कि वो एक्वस प्रोडक्शन को ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म हो जाती है एक्वस प्रोडक्शन, एक्वस को प्रोड्यूस करना है वो बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है। अब देखो, पहले आपकी आँख का स्ट्रक्चर इस तरह का था। अब जब एक्वस की प्रोडक्शन नहीं हो रही, क्या होता है कि आगे से ये जो रिजिडिटी मेंटेन है, ये जो हाइपोटोनी मेंटेन है, ये जो होती है ये ख़त्म हो जाती है और ये आगे से ऐसे फ्लैट हो जाता है। ठीक है, ये आगे से क्या हो जाता है, इसको ये इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से फ्लैट हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज दी हाइपोटोनी, दैट इज ड्यू टू दी एट्रोफी ऑफ द सिलरी प्रोसेसेस। क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन हो रही है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई, फिर आपकी बॉडी ने खुद ही उस चीज़ को हील किया, फिर से इन्फ्लेमेशन हुई, ऐसे सारा कुछ होता रहता है। ठीक है, चीज़ें उनका लिंक बनाएं। जब भी क्रोनिक का वर्ड यूज़ होता है, एक चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है और इन्फ्लेमेशन के बाद यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है और इन्फ्लेमेशन के बाद ऑब्वियसली आपकी बॉडी जो है यहाँ पे
हीलिंग करेगी या फिर स्कारिंग करेगी। अब जब वो स्कारिंग करेगी बेसिकली, तो उसकी वजह से कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो सकती है, उसके वजह से विट्रस ओपेसिटीज फॉर्म हो सकती हैं, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन और इसी की वजह से आपकी हाइपोटोनी हो सकती है, क्योंकि सिलरी बॉडी की एट्रोफी हो जाती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस है सारी। और जब आप कॉम्प्लिकेशंस को आप उनको आगे नहीं पकड़ोगे, मतलब आप उनको जब कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आपके आइरस पे हैं और सिलरी बॉडी पे हैं, तब आप उनको ठीक नहीं कर रहे, तो वो आगे क्रोइड को जाके इफेक्ट करेगी। क्रोइड को ठीक नहीं कर रहे, वो आगे रेटिना को इफेक्ट करेगी। रेटिना को ठीक नहीं कर रहे, वो ऑप्टिक डिस्क पे जाके इफेक्ट करेगी। तो इस तरह से यू हैव टू मेक अ लिंक बिटवीन थिंग्स दैट दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस व्हिच कैन बी फ्रॉम इट, राइट। और इसके ट्रीटमेंट जो है, दैट ट्रीटमेंट इज़ टू कंट्रोल द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ द यूवीआइटिस। और जो अंडरलाइंग इसकी कॉज होगी आप उसके अकॉर्डिंगली दोगे। इन्फ्लेमेशन हो रही है तो ऑब्वियसली आप उसको स्टीरॉइड्स दे दोगे, ठीक है। और आप सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स दोगे, आप ड्रॉप्स एंड ऑइंटमेंट्स दोगे। तो जो अंडरलाइंग कॉज होगी उसके अकॉर्डिंगली आपने इसका ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर द क्रोनिक एंटीरियर यूवीआइटिस। आई होप इट वुड बी क्लियर विद it will be clear in your mind now. अगले वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू।